तो 16वें पेज पर आइए। पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मैं क्वेश्चन को डाल दूंगा स्क्रीन पर, तो आप लोग इसे देख करके समझ जाइएगा। दिया है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको दिख रहा होगा, दिया है PbO + C, एरो लगा करके Pb + CO2। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पहला दिया है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है, तो पहले मैं एक बार ले लेता हूँ जल्दी से रिएक्शन को। PB दिया है, सॉरी PbO दिया है, प्लस में C दिया है, एरो लगा करके PB दिया है, प्लस में CO2 दिया है। यहाँ जरा PB को एक बार ध्यान से देखिए, तो PB का क्या हो रहा है बताइए। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का त्याग, और ऑक्सीजन के त्याग का मतलब हम लोग जानते हैं आपका चयन होता है। तो क्या दिया है पहले वाले में, सीसा अपचयित हो रहा है, यानी कि PB अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो गया। दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपचयित हो रही है। तो CO2 तो इधर बन रही है, और उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण होना, लेकिन दिक्कत है कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कार्बन के पास ऑक्सीजन था नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यानी कि हो गया ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे उपचयन हो गया। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो बात तो सही कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इधर उत्पाद के रूप में ऑक्सीकरण होने के बाद बन रही है, पहले थोड़ी ना बन रही है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत। सी वाला दिया है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये देखिए एकदम सही दिया, कार्बन उपचयित यानी कि इसका उपचयन हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल एकदम सही है। डी वाला दिया लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड ये रहा, अपचयित कहाँ हो रहा है भैया, इसका तो सॉरी हाँ अपचयित दिया है। तो लेड ऑक्साइड कहाँ अपचयित हो रहा है, केवल PB, आप देख रहे हैं PB हो से किस में बदल गया, PB में, तो केवल PB का यहाँ पे अपचयन हुआ, ऑक्सीजन का थोड़ी ना अपचयन हुआ। ऑक्सीजन में जब हाइड्रोजन जुड़ती तब ऑक्सीजन का अपचयन होता, तो केवल PB का यहाँ पे अपचयन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी का भी हो, डी भी गलत हो गया, पूरा PbO का अपचयन नहीं हो रहा है, केवल PB का अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि दूसरे वाले में दे रखा है, तो इसको आप टिक लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है Fe2O3, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। Fe2O3 प्लस में Al, और अभिक्रिया के बाद दिया है 2Al। ये देखिए यहाँ पे संतुलन से हमको बहुत मतलब नहीं है, प्लस दिया है Al2O3 + 2Fe। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कौन सी, किस प्रकार की पूछा, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया है क्या। संयोजन अभिक्रिया का मतलब जब दोनों आपस में जुड़ जाते, प्लस हो जाते, तब जाकर के प्लस होकर के कोई एक ही प्रकार का बड़ा सा अणु बनाते, तब संयोजन अभिक्रिया होती। तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो मुझे इसमें भी डाउट लग रहा है, क्योंकि द्विविस्थापन तब होता है जब डबल ब्रेकअप हो, जब डबल ब्रेकअप हो, डबल पैचअप हो, तब होता है। यहाँ तो खाली देखिए इसका ब्रेकअप हुआ, Fe का ब्रेकअप हुआ, और Al जाकर के इसके जगह में जुड़ गया, तो जैसी बात है केवल Al का पैचअप हुआ, पैचअप भी किसका हुआ, केवल Al का। तो Fe एक ही का ब्रेकअप हुआ, एक ही का पैचअप हुआ, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है, ना कि द्विविस्थापन है। तो विस्थापन अभिक्रिया डी वाले ऑप्शन में देखिए डाला गया है, डी वाले ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया, तो ये हो जाएगी विस्थापन। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम हो जाएगा सही। तीसरे पर आ जाइए। तीसरा दिया है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण का मतलब है Fe पर तन HCl का मतलब HCl डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तन HCl जैसे ही आप डालेंगे तो आप जानते हैं कि आप विस्थापन अभिक्रिया, यही वाली विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। Fe ज़्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को जाके विस्थापित कर देगी और यहाँ बना देगी Fe2Cl3 बना देगी, यानी कि फेरिक क्लोराइड बन जाएगा।
प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा, दिया है, तो यहाँ दिया है पहला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो पहला ही एकदम सही, हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो गया। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको मैं क्लास में करवाया था, आप लोग जाके लिख लीजिएगा, मैंने लिखवाया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये चारों का चारों मैं संतुलन करते समय आपको पढ़ाया हूँ, जाके वीडियो में देख लीजिए। छठवां दिया है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये भी मैं चारों का चारों आपको करवाया हूँ, जाकर के देख लीजिए। सातवां निम्न अवक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो सातों का भी चारों और आठों का भी चारों। तो पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, इन सभी क्वेश्चंस का जो चार जो दिया हुआ है ना, चारों मैं संतुलित करवाया हुआ हूँ, जाकर के वीडियो में आप लोग मिला लीजिए, एक समीकरण आपको मिल जाएगा। संतुलन करना तो मैं आपको कई वीडियो, 3-4 वीडियो में लगातार मैं आपको पढ़ाया था, तो एक भी छूटा नहीं, इतना जान लीजिए। नौवां क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभी पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था, जाके देख लीजिए। 10वां दिया श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसको थोड़ा सा सुन लीजिए कैसे लिखेंगे आप लोग उसी के दम पर। तो श्वसन भी एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन गैस हमारी कोशिकाओं में जाती है, और हमारी कोशिकाओं में जाने के बाद हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को जलाकर, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को जला देती है, जिसके कारण उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने वाली सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप जो मैं बोला उसको सुन करके इसका आंसर आप लिख लीजिए। 11वां वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो दोनों को मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, जाकर के देख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक ही वीडियो में पढ़ाया हूँ, दोनों देख लीजिए, दोनों एक दूसरे की उल्टी होती है। पर हाँ, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तीनों मैंने पढ़ाया है, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, तो 3 प्रकार मैंने पढ़ाया है। एक ऊष्मीय वियोजन, उसका एक एग्जाम्पल पूछा है, एक प्रकाश अपघटन, उसका एक एग्जाम्पल पूछा है, दूसरा पूछा विद्युत अपघटन, उसका पूछा है। तो तीनों ही आप लोग जाकर के एक उदाहरण में करवाया हूँ, जाकर के लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा आपका। 13वां विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, पढ़ाया गया आपको क्लास में, आराम से आप कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, तो सबका एग्जाम्पल भरवा के करवाया गया है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14वां सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसको हालांकि करवाया गया है, लेकिन मैं फिर से करवा देता हूँ। रासायनिक समीकरण लिखना है इसका, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं करके आपको दिखा देता हूँ। दिया है सिल्वर के शोधन में, सिल्वर, प्योर सिल्वर को प्राप्त करना है कहाँ से, तो सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र आप जानते हैं कि होता है AgNO3। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। इसमें डाला जाता है कॉपर को, कॉपर धातु को जैसे मिला देते हैं, तो कॉपर धातु को मिलाने से शुद्ध सिल्वर धातु, शुद्ध चांदी हमको प्राप्त हो जाती है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉपर धातु Ag से अधिक क्रियाशील होती है, ये अधिक क्रियाशील है और Ag कम क्रियाशील होती है, इसीलिए इसमें विस्थापन की अभिक्रिया हो जाती है, और विस्थापन की अभिक्रिया द्वारा Ag को विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि ब्रेकअप पैचअप होता है। कॉपर जाकर के NO3 से शादी कर लेता है और बना लेता है कॉपर CuNO3 बना लेता है कॉपर नाइट्रेट, और प्लस में Ag जो होता है वो बाहर हो जाता है। AgNO3 का ट्वाइस बनाता है, उसको बाद में लोग बैलेंस कर लेंगे, उसकी समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, सॉरी, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, बस बैलेंस हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। तो संतुलन अभी यहाँ पर बहुत दिक्कत नहीं है, बात यह है कि आप रिएक्शन सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे Ag आप देखेंगे शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है, यही अभिक्रिया इसका आंसर है। देखिए 15वां दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए।
अभी इसी वीडियो में आपको समझाया हूँ। 16वां है ऑक्सीजन का के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो भर भर के उदाहरण में करवाया हूँ। दिया है पहला उपचयन, तो उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग, अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग। 2 उदाहरण आप जाकर के देख लीजिए, जो वीडियो अभी कल परसों गया है उसमें आप लोग जाकर के देख लीजिए, सब आपको मिल जाएगा। 17वां है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ये मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको मैं ये चीज़ बताया भी था कि कॉपर वायर, कॉपर का तार जो होता है ना, कॉपर का तार, तो कॉपर का तार होता है यानी कि तांबा, इसी का कलर होता है भूरे रंग का, जो यहाँ पे दिया ना भूरे रंग का, तो भूरे रंग का होता है कॉपर का तार। लेकिन इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे यानी कि जलाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, जलाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना, तो ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, CuO बना लेता है। और मज़ेदार बात यह है कि CuO का जो रंग होता है वो काला हो जाता है, काले कलर का होता है। बहुत फेमस रिएक्शन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कॉपर का जब ऑक्सीकरण होता है यानी कि ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया होती है, जब उसको जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो जलाने या गर्म करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बनता है। संतुलित कर लीजिए, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। तो यही अभिक्रिया पूछी गई थी, उसकी अभिक्रिया बताइए तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो बता दीजिए कि काले रंग के यौगिक का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड इसका नाम है, और इसका नाम है कॉपर यानी कि तांबा, ठीक ना। तो 17वें का आंसर ये हो जाएगा। यही एक्स नाम की जो धातु पूछा था, ये एक्स नाम की धातु यही है, यही है एक्स। 18वां है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो अभी मैं आपको बताया कि लोहे की वस्तुओं को क्यों पेंट करते हैं, ताकि वो एक परत बना दे किसके बीच में, लोहे और वायु के बीच में, ताकि वायु सीधे जाकर के लोहे के संपर्क में ना आ सके, जिससे जंग की प्रक्रिया को रोका जा सके। 19 तेल एवं खाद वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत डिटेल में बताया, तो दोबारा मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, आप पीछे करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और 20वां क्वेश्चन पूछा है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अभी आपको मैं पढ़ा के खत्म कर रहा हूँ। पहला संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता पूछा है। दोनों क्वेश्चन आपको आ रहा है, अभी इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया। तो इस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन जो इस बुक में दिए गए थे पहले चैप्टर में, प्योर ओरिजिनल NCERT में, वो मैं आपको करवा के खत्म कर रहा हूँ। अब अगर मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि हम लोगों ने पढ़ने के तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब इसमें से पेपर में क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा काटा छांटा नहीं जा सकता। इसके सारे ही टॉपिक, इक्का दुक्का टॉपिक छोड़ करके बाकी सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5-10 सालों के पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे गए, सब। बस खाली इंट्रोडक्शन वाले जो कुछ परिचय वाले जो टॉपिक्स थे उसको छोड़ करके बाकी रासायनिक अपक्रियाओं का प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं का संतुलन, प्रकार में जितना भी प्रकार में आपके रेडॉक्स अपक्रिया तक पढ़ाया हूँ अभी और छेपड़ अपक्रिया तक पढ़ाया, सब देखिए पूछा हुआ है, सब पूछा जाता है। इसके बाद इसका अनुप्रयोग जो 2 है, संचारण और विकृत गंधिता, ये दोनों पूछा जाता है। तो बचा क्या, यही तो है इस पूरे चैप्टर में। जब यही नहीं छोड़ा जाता है तो फिर बचा है क्या, इससे बढ़िया पूरा चैप्टर ही ढंग से पढ़ लो। इसमें से एक हेडिंग में बोल सकता हूँ दावे के साथ कि इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सभी लोग इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। कम से कम यहाँ से आपका 7-8 नंबर का कम से कम यहाँ से आपका फंसेगा पहले ही चैप्टर से। तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे, बढ़िया से तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मैं कोशिश किया हूँ कि पहले चैप्टर से कुछ भी छूटने ना पाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ भी नहीं छूटा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो छूटा है या जो आपको नहीं समझ में आया है, तो हालांकि आप दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।